Hello student and welcome back to its revision time. So in today's video we will be reading about chapter 2nd of class 12th history, that is kings, farmer and town. और जो टाइम पीरियड है इसका वो है 600 BC टू 600 CE। तो इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि जो हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ये हिस्ट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद की हिस्ट्री है। तो इन्होंने बोला है कि 1500 ईयर जब हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई तो उसके इतने साल के बाद या फिर साथ जो है मेजर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी इंडिया के अंदर। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलती है हमको इस टाइम पीरियड के अंदर। तो वो डेवलपमेंट क्या क्या थी? सबसे पहले इन्होंने बात की है एग्रीकल्चरल सेटलमेंट। जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट थी वो स्टार्ट हो चुकी थी डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट के अंदर, डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट के अंदर। कि मतलब पहले जो है पीपल क्लैन वगैरह बना के रहते थे, वो एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, लेकिन अब जो है वो उन्होंने एग्रीकल्चर को जो अपना वो मेन ऑक्यूपेशन बना लिया है। वो एग्रीकल्चर के साथ ही अपना सेटल हो जाते हैं, टाउन्स वगैरह सेटल कर लेते हैं अपने, जहाँ पर प्रोस्पस लैंड होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पर ज़्यादा पीपल रहने लग जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलाबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज मेगालिथ्स। तो जो डेड बॉडी हो जाती थी, ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडी हो गई या फिर किसी और की डेड बॉडी हो गई, उसको दफनाने का जो था मोड था, उसको डिस्पोज करने का जो मोड था, वो भी एक चेंज होकर डेवलप होकर बहुत ही अच्छा हो चुका था। उसके अंदर जो है वो अब स्टोन स्ट्रक्चर का यूज़ करने लगे थे, जिसको बोला जाता था मेगालिथ का यूज़ करने लगे थे डिस्पोज करने के लिए बॉडीज़ को। तो उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो डेड बॉडीज़ होती थी वो सिंपली नहीं बरी किया जाता था, उनको स्पेशल ऑर्नामेंट्स वगैरह और रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स और वेपन्स के साथ जो है वो बरी किया जाता था। वही बात है कि जब अगर बाई चांस जो उनकी आफ्टर लाइफ है उनके अंदर उनको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो वहाँ पर इनको यूज़ कर सके, आयरन और वेपन्स को। तो उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो 6th सेंचुरी थी, 6th सेंचुरी BC, उसके अंदर कुछ एविडेंस जो है वो मिलने लगे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को जिन्होंने रिसर्च की। तो किस किस चीज़ के एविडेंस थे? जो सबसे मेन एविडेंस माना जाता है वो था अर्ली स्टेट्स। क्या है मतलब कि जो स्टेट्स वगैरह थी ना, अब तक तो टाउन्स थे, क्लाइंट्स थे, तो ऐसे डेवलपमेंट कर लेते थे, ऐसे ही डेवलप हो जाते थे किसी एरिया में शेल्टर वगैरह क्रिएट कर लेते थे। लेकिन अब 6th सेंचुरी के बाद या फिर 6th सेंचुरी BC से जो हमारे डिफरेंट एरियाज थे उनके अंदर स्टेट्स डेवलप होने स्टार्ट होगी। तो ये एक एविडेंस उनको पता चला और उन स्टेट्स को जनपाड़ास बोला जाता है, महाजनपाड़ास। जो इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंट क्लैन पीपल या फिर ट्राइब्स हैं वो अपना एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर शेल्टर बनाकर रहने लग जाए। मतलब कि जो आज ये टाइम में जिसको हम स्टेट्स बोलते हैं, उस टाइम में उसको महाजनपाड़ास बोलते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है कि जो उनको एविडेंस मिला वो मिला लार्ज किंगडम्स और लार्ज एम्पायर्स का। पहले हम इस डायलेमा में थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस डायलेमा में थे आर्कियोलॉजिस्ट की वेदर जो पीपल थे वहाँ के वो रूल किए जाते थे किंग्स के द्वारा या फिर वहाँ पर इक्वालिटी थी। लेकिन उसके बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया, उसके एंड होने के बाद 600 BC टू 600 CE के बीच का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर उन्होंने जो रिसर्च की, तो उससे उनको एविडेंस मिले कि वहाँ पर जो है वो किंग्स वगैरह और किंगडम्स वगैरह होती थी। तो उसके बाद जो पॉइंट है वो है वेल प्रोस्परस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये मैंने पहले ही बता दिया कि अगर पर्सन बेस्ड ही एग्रीकल्चर पे हो गया, उनका जो शेल्टर वगैरह है वो रहने एग्रीकल्चर लैंड के साथ रह गई, तो एग्रीकल्चर तो उनकी मेन ऑक्यूपेशन होनी ही हो रही है। तो यही इन्होंने बोला है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा प्रोस्परस हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर का एकदम मेन ऑक्यूपेशन लिए जाने लग गया था, सभी लोग जो है वो एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे। तो नेक्स्ट इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, जितनी भी हम बोल रहे हैं कि उस टाइम पीरियड के बाद डेवलपमेंट हुई है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट हुई है, या फिर उनको जो एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, वो उनको कैसे पता चला कि ये ऐसे ऐसी चीज़ें, उन्होंने कैसे पता लगाया? तो उन्होंने इसको ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट चीज़ों को यूज़ किया है। उसमें सबसे पहले आती है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं? अब 1 मार्क्स क्वेश्चन ये आता ही आता है एग्जाम्स में। इंस्क्रिप्शन होती हैं टाइप ऑफ राइटिंग,
मतलब कि एक तरह का जो राइट करते हैं उसको ही बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग विच इज एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन, मेटल और पोटरी। मतलब कि कुछ लिखना लेकिन किसी हार्ड सरफेस पर लिखना। और जो इंस्क्रिप्शन होती थी ये मेनली जो है वो किंग के बारे में होती थी, या फिर उसकी रिलीजन, या फिर उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में लिखी जाती थी। इंस्क्रिप्शन मतलब कि एक स्टोन के ऊपर बहुत ही अच्छे से किसी दूसरी चीज के साथ गाड़ देना, एनग्रेव करके लिख देना, उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते थे। और सेकंड कॉइन से और विजुअल मटेरियल से, जो वो देख पाते थे या फिर जो कॉइन्स वगैरह उनको मिले थे उससे भी उन्होंने पता लगाया कि उस टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी या फिर किस किस चीज़ के उन्होंने एविडेंस मिले थे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हमारा आता है प्रिंसेप और पियादशी। तो प्रिंसेप और पियादशी में क्या बताना चाहते हैं? प्रिंसेप और पियादशी में ये बताना चाहते हैं, जो प्रिंसेप है वो एक ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो पियादशी है, पियादशी एक किंग था जिसके बारे में किसने बताया? जिसके बारे में प्रिंसेप ने बताया लोगों को। कैसे बताया? इंस्क्रिप्शन को और डिफरेंट मटेरियल्स को पढ़कर। तो इसने क्या कहा सबसे पहले कि सबसे पहले एक मेन क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 मार्क्स का, कि एपिग्राफी क्या होती है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं कि एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो इसी से ही एपिग्राफी से ही जो प्रिंसिप है उसने पता लगाया कि पियादशी कौन है, और कैसे कैसे उसने उसकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में उसने पता लगाया, वो इसी से पता लगाया था, इंस्क्रिप्शन की स्टडी से, जिसको एपिग्राफी बोला जाता है। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसने बताया कि जो मोमेंटस डेवलपमेंट थी, मतलब कि इंडिया के अंदर जो मोमेंटस डेवलपमेंट होने लग गई थी, एपिग्राफी टुक प्लेस इन 1830। मतलब कि जो एपिग्राफी के अंदर, एपिग्राफी का मतलब हमें पता ही है कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, मतलब कि जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन होने लग गई थी, उसके अंदर जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन के अंदर डेवलपमेंट होने लगी, जो कब से होने लगी थी? वो 1830 से होने लगी थी। क्यों? क्योंकि यही टाइम पीरियड था जब प्रिंसेप ने पियादशी को फॉर्म किया उसकी इंस्क्रिप्शन को पढ़कर। तो उसने क्या बताया कि द नेम, ओके, उसके बाद 1 मार्क्स क्वेश्चन और आता है इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर हमें दो जो स्क्रिप्ट्स के नाम बताए गए हैं, एक है ब्रह्मी और एक है कारोस्ती। तो ये कारोस्ती और ब्रह्मी ये दो स्क्रिप्ट्स थी। स्क्रिप्ट्स बोले तो मतलब के राइटिंग्स वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, जो कि अर्ली इंस्क्रिप्शन को लिखने में यूज की जाती थी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन है। चलो हम पढ़ते हैं आगे कि मतलब के जो प्रिंसिप था उसने कैसे पता लगाया पियादशी के बारे में। उसने उसकी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा और उसके बाद उसको पता लगा कि जितने भी इंस्क्रिप्शंस उसने देखे उस प्लेस के अंदर, तो उनके ऊपर एक स्पेशल चीज मेंशन थी। वो क्या थी? वो एक किंग के बारे में मेंशन था, जो था पियादशी। जितनी भी इंस्क्रिप्शन उसने पढ़ी वो सारी पियादशी के बारे में थी। और इसका मतलब होता है, ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, पियादशी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड। प्लेजेंट टू बी होल्ड, ये इसका पियादशी का मतलब होता है। तो ये जो है इंस्क्रिप्शन की जो है वो एक ये बताया गया है कि जब प्रिंसेप ने स्टडी की इंस्क्रिप्शन को, डिफरेंट एपिग्राफी को की उसने, तो जो मेजर डेवलपमेंट थी इसके अंदर स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन के अंदर वो स्टार्ट होने लगी। डिफरेंट जो है आर्कियोलॉजिस्ट भी इसके अंदर अपनी रुचि लेने लगे और डिफरेंट किंग के और डिफरेंट वो इंस्क्रिप्शन पढ़ पढ़कर उनके बारे में नॉलेज दो और को देने लगे। तो बस यही बताया गया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो प्रिंसिप था उसने एक और राजा के बारे में पढ़ा था, बहुत ही ब्रेव राजा के बारे में, जो था अशोका। उसको कैसे पता लगा? उसको पता लगा था एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़कर, जो बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन थी उनको पढ़कर उसे ये पता लगा था। दिस स्टडी ऑफ प्रिंसिप गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अर्ली। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अशोका के बारे में बताया गया है। उसके बाद इसने बोला कि जो ये स्टडी थी इसकी, प्रिंसिप की जो स्टडी थी, इसने एक मेजर डेवलपमेंट कर दी इनके अंदर, इस पॉलिटिकल हिस्ट्री को वो करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो उसके बाद इसने बताया कि अर्ली स्टेट्स। तो अर्ली स्टेट्स के बारे में इन्होंने क्या बताया? अर्ली स्टेट्स के बारे में इन्होंने बताया है कि जो हमारी स्टेट्स थी उस टाइम पीरियड में 6th सेंचुरी के अंदर, 6th सेंचुरी BC के अंदर, वो 16th थी इन नंबर में। 16 स्टेट्स थी। उन स्टेट्स को क्या बोला जाता है? महाजनपाड़ास। 6th century BC was the turning point in the earlier history, cause this
was era associated with early states, cities and the growing use of iron development of coinage। ये बहुत ही मेजर एक वो माना जाता है टर्निंग पॉइंट है अर्लियर हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर 6th सेंचुरी के अंदर जो है वो स्टेट्स डेवलपमेंट होने लगी, कोइनेज के अंदर डेवलपमेंट होने लगी और आयरन की जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होने लगी। तो महाजन पाडास का आपको पता ही, मैंने पहले बता दिया था। तो इसके अंदर हमें कुछ महाजन पाडास के बारे में बताया गया है, सभी के बारे में नहीं बताया गया, कुछ मेजर नीचे मैप दे रखा है उसमें आप देख सकते हैं। उसके अंदर लगभग सारी जनपाडास हैं, लेकिन उन जिन मेजर्स के बारे में उन्होंने बताया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं वो है विजी, मगध, कोशला, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। तो ये कुछ मेन जो है वो महाजन पाडास हैं, स्टेट्स हैं। तो उसके बाद इन्होंने बताया है, कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि जो महाजन पाडास हैं उनका कैसे वो था, वो कैसे रूल की जाती थी और या फिर उनके अंदर क्या क्या होता था। तो उन्होंने बताया कि जो महाजन पाडास है, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं एक बार, इसके अंदर डिफरेंट उनके बारे में बता रखा है महाजन पाडास के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो महाजन पाडास होती थी वो रूल की जाती थी किंग्स के द्वारा, उनको बोला जाता था जनास और सांगास। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो महावीर और बुद्धा थे वो भी इस पर्टिकुलर जना से बिलोंग करते थे, मतलब कि वो भी एक तरह के किंग ही थे। इन केस ऑफ विजी संघा, जो विजी का था मतलब विजी स्टेट थी, उसके जो संघा थे उसके केस के अंदर उन्होंने बताया है कि जो राजा था वही कंट्रोल करता था किसको, लैंड को और डिफरेंट रिसोर्स को। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो महाजन पाडास थे वो उनकी कैपिटल्स भी होती थी जो कि फोर्टिफाइड की जाती थी, और उनके अंदर आर्मीज और ब्यूरोक्रेसी भी होती थी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती थी, ब्यूरोक्रेसी होती थी लॉ फॉर्मेशन, और जो है वो किंग की जो डिसीजन मेकिंग थी उसको एनहांस करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि जो 6th सेंचुरी बीसी थी उस टाइम पीरियड से जो ब्रह्मा थे उन्होंने एक संस्कृत टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिया जिसको बोला जाता था धर्मशास्त्र। उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था, उसके अंदर उन्होंने लिखा था जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी मतलब कि जो किंग हो गए और या फिर वही क्षत्रिय, वैश्य, और जो पर्टिकुलर डिवीजन की गई थी अर्ली टाइम के अंदर, उसके बारे में इन्होंने बताया गया है कि जो डिफरेंट सोसाइटी को कास्ट के बेसिस पे या फिर धर्म के बेसिस पे डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उस बेसिस पे ही जो है वो उनका वर्क भी डिवाइड हो जाता था। तो ये धर्मशास्त्र के अंदर ब्राह्मणों ने लिखा था कि जो मतलब डिफरेंट कास्ट की डिवीजन होती थी, डिफरेंट उसी प्रकार कास्ट के डिवीजन से जो है वो सोशल डिफरेंस भी होता था, और उसी पे बेस्ड डिफरेंस ऑफ वर्क भी होता था कि मतलब जो बंदा जिस कास्ट से या फिर जिस पोजीशन से बिलोंग करता है वो उसी वर्क को करेगा। उसके बाद इन्होंने बताया गया कि जो 16 हमारी महाजन पाडास थे उनमें से जो सबसे पहली के बारे में इन्होंने बताया वो बताया मगध के बारे में। तो मगध के बारे में इन्होंने क्या बताया कि जो मगध थी वो 6th और 4th सेंचुरी बीसी के अंदर जो है वो पाई गई थी। कहाँ पर, एक प्लेस जो अपना बिहार है उस प्लेस के अंदर जो है वो मिली थी, जो स्टेट थी जो वो महाजन पाड़ा थी वो मिली थी कहाँ पर, बिहार के अंदर। तो उन्होंने क्या बताया इसके बारे में, सबसे पहले इन्होंने क्यों बताया, क्योंकि ये सबसे मोस्ट जो है वो पावरफुल महाजन पाड़ा मानी जाती है, मतलब अदर जो है पावरफुल स्टेट्स में से ये सबसे मोस्ट पावरफुल मानी जाती है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो मगध था इसके अंदर जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही अच्छा था। इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही प्रोस्पर्स थी। आयरन जो माइंस थी उनकी वो थी झारखंड के अंदर, वो भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी, वो इनको हेल्प करती थी टूल्स में और डिफरेंट वेपन्स बनाने में। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो इनकी आर्मी थी उसके अंदर एलिफेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ओके, उसके बाद इन्होंने बताया कि जो अपनी इनकी जो गंगा और डिफरेंट ट्राइब्यूटरी थी गंगा की, वो इनको एक चीप वे टू कम्युनिकेट मतलब डिफरेंट ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब कि डिफरेंट मटेरियल आयरन वगैरह, मेटल वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह को उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही चीप मीडियम हो चुका था इनके लिए, क्योंकि ये गंगा के उससे जो शिप वगैरह से, बोट्स वगैरह से ट्रांसपोर्ट कर देते थे। उसके बाद इन्होंने बताया गया है कि जो मगध था वो जो है वो डिफरेंट किंग्स के द्वारा वो किया गया था, रूल किया गया था। किंग के अंदर जो है वो उनकी जो पूरी प्रजाति वो हेल्ड होती थी, किंग को एज अ लॉर्ड जो है वो डील करते थे, किंग की सारी जो ऑर्डर्स थे वो फॉलो करने पड़ते थे उनको। उसके बाद जो किंग का पैलेस था जिसको जो कि था राजगृह,
जो कि आज के दिन में प्रेजेंट डे में राजगीर इन बिहार है। तो वो कैपिटल थी इसकी मगध की पहले, लेकिन इसको जो है वो बाद में चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया 4th सेंचुरी के अंदर। तो इसके अंदर क्या बोला इन्होंने 4th सेंचुरी BC के अंदर, तो इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो किंग था उसकी जो है वो प्रेजेंस थी, वो सबसे ऊपर पहाड़ों पर जो है उसका वो महल बनाया जाता था, ताकि जो बाई चांस अगर कोई रिवोल्ट वगैरह होने लग जाए तो मेन जो पॉइंट है राजा तक पहुंचने के लिए, जो अपनी एनिमी फोर्स है उसको राजा तक पहुंचने में टाइम पीरियड जो वो बहुत ज़्यादा लग जाए, जिससे कि जो अपना राजा है वो भी तैयार हो जाए फाइट के लिए। तो यही आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड रिमेनिंग टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट वीडियो।